नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं हिंदी में करंट अफेयर और हम जुलाई करंट अफेयर की पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जुलाई मंथ की करंट अफेयर का। मैं हिंदी में बताऊंगा और आपके सामने ये पीडीएफ भी हिंदी में ही है और जो भी पीडीएफ है ये मैं उसका भी रेफरेंस दे देता हूँ। ये आईएएस बाबा की जुलाई मंथ की पीडीएफ है और इसमें क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा आपको कंटेंट मिलेंगे और काफ़ी लोगों ने कहा कि सर हिंदी में बनाइए, क्योंकि हिंदी के लोगों को सब लोग अवॉइड कर रहे हैं। हिंदी का जो है सिलेक्शन यूपीएससी में भी डाउन हो रहा है, यूपीपीसीएस में भी डाउन हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। टॉपिक है 65 साल से ऊपर वालों के लिए कोई डाक पत्र नहीं। ठीक है। एक्चुअली में बिहार में चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव के चलते कोविड के जो पैंडेमिक है इसके चलते जो है चुनाव आयोग की कुछ प्रॉब्लम है। इससे पहले ठीक है, देखिए हमारे यहाँ डाक पत्र की जो है फैसिलिटी कुछ दिनों से इलेक्शन में दी गई है, जिसमें 65 साल से ऊपर वालों के लिए, विकलांग वर्ग के लिए, ठीक है, और 85 ईयर से ऊपर वालों के लिए डाक पत्र दिया जाता था। इनके घर पोस्टल से बैलेट पहुंचता था और ये फिर पोस्टल से बैलेट पहुंचने के बाद ये इस पर अपनी मन पसंदीदा उम्मीदवार को स्टैंप मारते थे और इसके बाद वो पोस्टल काउंटिंग से पहले, याद रखिएगा, उस दिन वोटिंग के क्लोज होने से पहले नहीं, काउंटिंग से पहले पहुंच जाया करता था, वो माना जाता था। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किसको किसको जो है पोस्टल बैलेट मिल रहा है और किसको किसको नहीं मिल रहा है। इसमें 65 साल से ऊपर वालों को, अभी तक 65 साल से ऊपर वालों को, 85 साल से ऊपर वालों को और विकलांगों को जो है पोस्टल बैलेट मिला करता था। उसके अलावा सशस्त्र बल, आर्मी, नौसेना, एयरफोर्स और जो इंडियन एम्बेसी में वर्क करते हैं इंडिया से बाहर, उनके लिए ये फैसिलिटी थी। लेकिन कुछ सुरक्षा मानकों के चलते बिहार इलेक्शन में जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 65 ईयर को जो बैलेट पेपर देते थे उसको क्लोज कर रहे हैं, बाकी एज यूजुअल वैसे ही रहेगा। हम इसमें देखेंगे कि ये पोस्टल बैलेट होता क्या है। तो मैंने कहा कि आपके घर, जैसे आप 65 ईयर से ओल्ड रहेंगे तो आपके घर पोस्टल बैलेट से मत पत्र पहुँचेगा, आप उस पर अपना वोटिंग करेंगे और वो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए उस दिन चुनाव है तो शाम को 5 बजे चुनाव बंद हो जाता है, तो 5 बजे तक नहीं, उस जिस चरण का चुनाव हो रहा है, जिस चरण में आप वोटिंग कर रहे हैं, उस चरण की जिस दिन काउंटिंग होनी है, काउंटिंग तो इसे लास्ट दिन ही होती है, एक फिक्स दिन, चूँकि ईवीएम एक ही दिन खुलता है, उस दिन तक आपका बैलेट पेपर जो है, जो भी निर्देशित ऑफिसर है उसके पास पहुंच जाना चाहिए। और याद रखिएगा, जब ईवीएम खुलती है, जब काउंटिंग होती है, तो ईवीएम से पहले इसी बैलेट पेपर का काउंटिंग होती है। मत पत्र देने के पीछे इलेक्शन कमीशन का कुछ वो है कि वो इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि काफ़ी लोग जो है इलेक्शन नहीं देते हैं, तो उनको भी जो है चुनाव देना चाहिए, इसलिए जो है ऐसा किया जा रहा है। देखिए 19 जून को जो है बिहार में जो है आचार संहिता लागू कर दी गई है और पहले जो था वो 65 से ऊपर था और 65 से भी ऊपर, 85 से भी ऊपर था। लेकिन 16 जुलाई को ये चुनाव आयोग की सहायक सहकार संबंधी स्टाफ सुरक्षा मानक संबंधी बाधाओं, उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक के चलते, लॉजिस्टिक का मतलब होता है आवागमन के चलते, हम बैलेट पेपर भेज देंगे, पता चले कोविड पैंडेमिक के चलते कोई एरिया ही ब्लॉक है, वहाँ पे बैलेट पेपर जा ही नहीं पा रहा, तो फिर उसका क्या मतलब है। तो इस लॉजिस्टिक के चलते जो है ये हम इस बार जो है इसको ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको आगे देखेंगे कि ये है क्या। डाक मतदान ऐसे चुनाव होते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम के माध्यम से मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करने वाले मतदाताओं के विरुद्ध, ठीक है, डाक द्वारा मतदाताओं को मतपत्र दिए जाते हैं और आमतौर पे वैसे ही वापस लिए जाते हैं। मैंने कहा था ना कि इसमें पोस्टल के जरिए कैंडिडेट के पास ईवीएम नहीं पहुंचेगी, ये बैलेट पेपर पहुंचेगा और उस बैलेट पेपर पे जो है जो कैंडिडेट है अपना सिलेक्शन करेगा, उसके बाद जो है उसको भेज देगा।
ठीक है। डाक मतदान सुविधा के माध्यम से मतदाता अपने बैलेट की चॉइस करेगा और उसको चुनाव अधिकारी को वापस कर देगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि डाक मतपत्र एक्चुअल में किसको किसको मिलता है, ये देखना ज़रूरी है। और जब गिनती शुरू होगी, याद रखिएगा, कभी मान लीजिए इस तरह का ऑप्शन बना के दे दे कि बैलेट पेपर की काउंटिंग ईवीएम से बाद होती है, तो इस बात का याद रखिएगा, जब भी काउंटिंग होगी तो बैलेट पेपर की पहले होती है। तो डाक मतपत्र का जो है लाभ कौन कौन उठा सकता है, मैंने कहा था ना, नौसेना, सेना, एयरफोर्स, आर्मी के सदस्य, याद रखिएगा उनके सदस्य ही, उनके घर वाले नहीं। ऐसा कोई ऑप्शन दे दे तो आप परेशान मत होइएगा। राज्य के सशस्त्र पुलिस बल, राज्य के सेवा के बाहर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन जो स्टेट इलेक्शन होते हैं उसमें पुलिस का तो कोई रोल होता है नहीं है। तो एक्चुअली में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई अरुणाचल प्रदेश में बीएसएफ है, वो बीएसएफ बिहार का चुनाव कराने आई है, बिहार में, ठीक है, और उसमें जो है, जो अरुणाचल प्रदेश का जो सैनिक है उसमें कुछ यूपी के हैं, और यूपी में भी इलेक्शन हो रहे हैं और वो ड्यूटी कर रहा है बिहार में, तो उसको भी डाक मतपत्र मिलेगा पोस्टल के माध्यम से। ठीक है, और जो भी इंडियन एम्बेसी में बाहर कर्मचारी काम करते हैं और उनके पति को भी, कर्मचारी और उनके पति केवल डाक द्वारा, मतलब मान लीजिए कोई लेडीज़ है एम्बेसी में काम वर्क कर रही हैं, मान लीजिए एम्बेसडर ही हैं, तो उनके हस्बैंड को भी मिलेगा। यहाँ ऊपर के मामलों में सशस्त्र पुलिस बल में सिर्फ उस कैंडिडेट को मिलेगा जो वोटिंग करवा रहा है। लेकिन इसमें जो है, यदि आप इंडिया से बाहर है और एम्बेसी में किसी जो है, आप एम्बेसी को क्या कहते हैं हिंदी में, अभी दूतावास, यदि किसी दूतावास में आपका वर्क कर रहे हैं तो आपके हस्बैंड को भी ये सुविधा मिलेगी। और यदि कोई नज़रबंद मतदाता है तो उसको भी मिलेगी। जैसे यहाँ पे हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद है जो वहाँ पे नज़रबंद है, अगर वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है तो उनको भी ये सुविधा दी जाएगी। आइए जानते हैं, इनके अलावा भी कुछ लोगों के लिए प्रिस्क्राइब है डाक मतपत्र, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ऊपर दिए गए जो 4 कैटेगरी है उसके अलावा भी कुछ लोगों को ये विशेष मतदान करने का अवसर मिलता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति को, यदि भारत का राष्ट्रपति ये कहे कि हमको भी डाक पत्र से ही डालना है तो आप डाल सकते हैं, तो उनको ये डाक पत्र मिल सकता है। उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, केंद्रीय मंत्रियों को, ठीक है, मंत्री सदन के अध्यक्ष को, मतलब लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष को, और चुनाव ड्यूटी पे मौजूद अधिकारियों के पास डाक द्वारा मतदान करने का विकल्प होता है। लेकिन ये सुविधा का लाभ के लिए एक निर्धारित फॉर्म के माध्यम से उनको आवेदन करना होगा। मतलब जो ऊपर 4 कैटेगरियां हैं उनको तो मिलता है कि आप अपना यूज कर लीजिए, लेकिन ये लोग जो हैं, जो चुनाव में वर्क कर रहे हैं, जो लोग मंत्री हैं, उनको जो है तो इन लोगों को एक निर्धारित फॉर्म आपको उनको भरना होगा, तब उनको डाक मतपत्र मिलता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हाल ही में अनुपस्थित मतदाताओं की एक नई श्रेणी शुरू की गई है। जो अनुपस्थित मतदाताओं, मतलब जो एनआरआई हैं, इस लोकसभा में आप ध्यान दिए होंगे कि एनआरआई भी वोट, मतलब अगर इस तरह का ऑप्शन आए कि क्या एनआरआई जो है वोट डाल सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। वहीं देख रहे हैं कि उसी की ये श्रेणी है अनुपस्थित मतदाता, इसको तो जो ये अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी है, इनके लिए भी ये मतदान की सुविधा स्टार्ट की गई है। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? अनुपस्थित मतदाता क्या होते हैं, इसको देखिए। ये मतदाता आवश्यक सेवाओं में कार्यरत रहते हैं और अपनी सेवा शर्तों के कारण वोट नहीं डाल पाते हैं। जैसे वर्तमान में डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उत्तर रेलवे, माल ढुलाई में जो वर्क में लगे हुए हैं एम्प्लॉय, वो सेवाओं के अधिकारी, मीडिया के लोग जो यहाँ वहाँ जो है जाके, जो मान लीजिए किसी का दिल्ली घर है और बिहार में इलेक्शन हो रहा है, तो वो बिहार में जो है अपना ड्यूटी कर रहा है और मीडिया का वर्क कर रहा है, तो उसके लिए जो है
ये सुविधा स्टार्ट की गई है और इसी श्रेणी को अनुपस्थित मतदाता कहा जाता है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो जो लोग सेवा में रत हों कहीं, ठीक है, तो उसमें उसको जो है अनुपस्थित मतदाता कहा जाता है। विस्मृत मतदाताओं को मताधिकार देना, ठीक है, तो ये देख लीजिए विस्मृत क्या होता है। कोविड पैंडेमिक में के चलते जो है, मैंने बताया था आपको ना कि 65 जो ईयर से ऊपर के लोगों को जो बैलेट पेपर का यूज इस्तेमाल करने का उनको मिला था वो छीन गया है और अब ये केवल विकलांग और 90 वर्ष से ऊपर के लिए है। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कर रही है इलेक्शन कमीशन, क्यों जो है बूढ़े लोगों को भी वो करवा रही है। तो एक्चुअली में क्या है कि 2000 देखिए यहाँ पे लिखा है मतदान की सुविधा देता है, एक मिनट, निर्णय का महत्व, ये जो 65 साल से ऊपर का जो निर्णय आया है उसका क्या महत्व है। मतदान की सुविधा देता है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की बाधाओं को दूर करता है। मैंने कहा था ना कि मतलब एक लोग एक बहुत इच्छा है, मतलब एक टारगेट है इलेक्शन कमीशन का कि कोई भी जो है वोट देने से ना बचे, अपना जो है वोट ज़रूर दे। और काफ़ी लोग जो है आप देखेंगे कि जब इलेक्शन होता है तो उसके बाद 64%, 65%, 56%, तो जो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो 40% अनुपस्थित मतदाता हैं वो वोटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये सब उन्हीं के लिए बनाई जा रही है। सॉरी। और इसमें देखिए 2019 में मैंने कहा था ना कि NRI भी वोट दे रहे हैं, अप्रवासी भी अपने इस वोट का जो है मताधिकार प्रयोग कर रहे हैं सरकारी अधिकृत प्रॉक्सी के माध्यम से। ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो अप्रवासी भारतीय हैं वो 2019 के इलेक्शन में, जैसे मान लीजिए वो बंदा इंग्लैंड में है, लंदन में, तो वो एक सरकारी प्रॉक्सी नियुक्त करता था इंडिया में कि ये मेरा प्रॉक्सी है। जैसे क्लास में प्रॉक्सी लोग लगाते थे ना कि कोई लड़का ना आए तो दूसरा लड़का उसको यस सर बोल देता था, तो इसी तरह ये सरकारी प्रॉक्सी का सरकार को बताते थे कि ये मेरा सरकारी अधिकृत प्रॉक्सी है, ये जिसको वोट दे देगा हम मान लेंगे, हम इसको बता देंगे, वो उसी को वोट दे देगा। तो ये सुविधा अप्रवासी भारतीयों को अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सरकार अधिकृत प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान को सक्षम बनाने का कानून लाया गया। हालांकि कानून जो है लैप्स हो गया, ठीक है। घर से दूर जो सेवारत कर्मचारी हैं उनके लिए, तो देखिए एक्चुअली में है क्या, इसमें समस्या क्या है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भारत में जो है 2019 के चुनाव में ये 91 करोड़ जो है मतदाता है, ठीक है, केवल 61 करोड़ ने जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया, तो बाकी ने 30 करोड़ तो नहीं दिया ना, 29 करोड़ 30 करोड़। तो ये 29 करोड़ और 30 करोड़ को ध्यान केंद्रित करने के लिए इसी पे फोकस कर रही है ECI कह रही है कि 1/3 लोगों को पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है और उनको भी वोट डालने के लिए तरह तरह की सुविधाएं दे रही है, ठीक है। तो ये है, यही पूरा, इसमें और कुछ है नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। प्रवासी मजदूर, जो मजदूर कहीं अपने काम के लिए जाते हैं, और ये लिखा है कि आंतरिक जो मूवमेंट होती है 13 करोड़ मजदूरों की होती है। जो मजदूर, मान लीजिए बिहार में इलेक्शन है, अभी तो पैंडेमिक है, सब लोग घर चले आए हैं, लेकिन कोई मजदूर अगर दिल्ली में है, अपना वर्क कर रहा है, तो वो प्रवासी मजदूर जो आंतरिक मूवमेंट में वहाँ चला गया है वो तो इलेक्शन डालने आएगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए तो इन्हीं सब पे इलेक्शन कमीशन ज़्यादा फोकस कर रही है। अस्थायी बस्तियाँ, जैसे कोई जाके कहीं बस गया है, भले उसका ग्राम मोहल्ला कहीं और हो, कहीं और नाम हो, उसका वोट देने का समय आ गया, लेकिन वो अस्थायी बस्ती लगा के कहीं और रह रहा है, ठीक है, और पैतृक गांव अपने जो है कामकाज ख़त्म होने के बाद ही लौट के आता है। तो इस तरह की चीज़ों पे इलेक्शन कमीशन जो है ज़्यादा फोकस कर रहा है। प्रतिष्ठित जीवन का अनुभव कर रहा है कि जो है दिहाड़ी काम करने वाले जो लोग हैं, जो डेली वर्क करने के लिए कहीं चले जाते हैं, तो इस तरह को लोगों पे इलेक्शन कमीशन फोकस कर रहा है। तो आपको जो है इस पे ध्यान देना चाहिए और बाकी कुछ नहीं है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मैं हिंदी के जितना भी हूँ, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर जितने भी हैं, वो हिंदी के एक एक टॉपिक कंसिडर करूँगा। टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा
और मैं बहुत आराम से बताऊंगा, क्योंकि आप ही मत सोचिएगा कि केवल अगर मैं आपको 65 ईयर एज का वोट डालने का टॉपिक बता रहा हूँ तो सिर्फ यही बता रहा हूँ। अगर उसमें कुछ भी आएगा तो मैं बता दूंगा, आप बस वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।